Hello students and welcome to our YouTube channel Delhi Institute for Civil Services. I am your educator Nikhil Saini and today we are going to discuss about growth of modern nationalism in India. अब जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो राष्ट्र बनने के बाद राष्ट्रवाद आता है। जब हम बात करते हैं हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की, तो एक दौर ऐसा था जब हम जो आज का स्टेट देख रहे हैं, आज जिस तरीके का हमारा इंडिया देख रहे हैं वैसा नहीं था, ना ही फीलिंग वैसी थी। अलग अलग बटे हुए थे लोग, मद्रास अलग था, ठीक है, बंगाल अलग था, बॉम्बे अलग था और राजे रजवाड़े अलग थे। हर एक जगह अपना अपना कानून चलता था, वहां पे बोली जाने वाली भाषा अलग थी, वहां का कल्चर अलग था, संस्कृति अलग थी, सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट थी। अब आप मुझे खुद बताइए कि क्या आप यही चीज फील कर पाते जो आप इंडियंस के लिए फील कर पाते हैं? क्या ये चीज आप चाइनीज के लिए फील कर पाते हैं? नहीं कर पाते। क्या आप पाकिस्तानियों के लिए फील कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो वही चीज आप समझने की कोशिश करिए, जब एक सिस्टम अलग अलग तरीके से टूटा हुआ रहेगा, बिखरा हुआ रहेगा, तो वो फीलिंग नहीं आएगी। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे अंदर ये फीलिंग डेवलप हुई, इंडियन नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई, जब सारे प्रोविंसेस एक साथ आने लगे, जब सब लोग एक तरीके की प्रॉब्लम फेस करने लगे, तब ये फीलिंग जो है हमारे सामने आई। अब आज हम पढ़ेंगे कि क्या क्या अलग अलग फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये नेशनलिज्म की फीलिंग हमारे साथ जुड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंडियंस एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से था उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज तो ब्रिटिशर्स आए किस लिए थे? तो हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए आए थे, किसी भी तरीके से वो हमारा भला नहीं चाहते थे। अब इसका आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जब वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था तो यहाँ पे ट्रेडर बन के आए थे, यहाँ पे कम दामों में खरीदते थे और वहां पे जाके महंगे दामों में बेचते थे। ये चीज सबसे बढ़िया चल रही थी। बट जैसे ही वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, यहां से उन्होंने प्रोडक्ट इंपोर्ट करने बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट जो थे वो फाइन थे, वो बेटर क्वालिटी के थे और उससे कंपीट नहीं कर पा रहे थे फैक्ट्री मेड गुड्स। तो आप खुद समझिए, अगर वो हमारा भला सोचते तो क्या हमारे आर्टिशियंस के साथ, क्या हमारे क्राफ्टमैन के साथ ऐसा कुछ करते? तो उनकी सारी पॉलिसी इसी तरीके से बनी हुई थी कि किस तरीके से इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया जाए और किस तरीके से ब्रिटिश एम्पायर को फायदा पहुंचाया जाए। और इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हमें क्लियरली हो गई थी कि इनके जो मन के अंदर भावना है वो सही नहीं है। आगे चलते हैं और समझते हैं पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। जब एक कंट्री यूनिफाई हो जाती है, जब अलग अलग राज्य यूनिफाई हो जाते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम सेम हो जाती है। समझने की कोशिश करिएगा, ब्रिटिश एम्पायर कहां कहां मेनली रूल कर रहा था? मद्रास, बॉम्बे और यहां बंगाल। ये तीन प्रोविंस उसके मेजर प्रोविंस थे स्टार्टिंग के अंदर। तो तीनों के अंदर रहने वाले लोग सेम तरीके के रूल फेस कर रहे थे, सेम तरीके का डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे। तो इसकी वजह से वो एकजुट होने लगे, यूनिफिकेशन होने लगी। उसके बाद आप यूनिफाइड जुडिशरी को देखिए, सबके ऊपर सिमिलर कानून लगाए जाने लगे, तो सब सेम प्रॉब्लम फेस करने लग गए थे। इंडियन पिनल कोड 1860, अब ये चीज क्या थी? ये एक क्रिमिनल प्रोसीजर था जिसके थ्रू सबको ट्रीट किया जाता था। इसके अंदर पिनल प्रोविजंस दिए गए थे। तो आप ये चीज समझिए, जो मद्रास में रहता है उसे भी वही दिक्कत, जो बंगाल में रहता है उसे भी वही दिक्कत, जो बॉम्बे में रहता है उसे भी वही दिक्कत। तो साथ में जुड़ने लगे कि नहीं जुड़ने लगे? और उसी की तरीके से जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन पे भी इनडायरेक्ट रूल हो रहा था, तो वो भी अपने आप में काफी ज्यादा भर गए थे कि हमारे साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है। इसी के साथ साथ आप एक ये भी चीज देखिए कि उस समय पे क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होना चालू हो गई थी, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आने लग गए थे, लोग एक साथ जुड़ने लग गए थे। अब पुराने समय में किस तरीके से खत भेजा जाता था? आपको पहले लिखना पड़ता था, फिर किसी के हाथ में उसको भेजना पड़ता था, वहां पहुंचता था, वो पढ़ता था, फिर रिप्लाई करता था। आज क्या है? आज हमने भेजा, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे डबल टिक। तो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जब फास्ट होते हैं तो यूनिफिकेशन होने लगता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अगर आज यहाँ पे, ठीक है, इंडिया के अंदर या फिर बाहर की किसी कंट्री के अंदर किसी एक समुदाय पे कोई भी तरीके का हिंसक हमला होता है, तो पूरे विश्व भर में उसी समुदाय के लोग क्या करने लगेंगे? प्रोटेस्ट करने लगेंगे। क्या पुराने समय में यह संभव था? तब तो लोगों को मालूम ही नहीं चलता था कि ऐसी कोई घटना घट गई, और जब कोई सालों बाद उन्हें मालूम चलता था तब तक बात ठंडी हो जाती थी। इसीलिए ये मॉडर्न मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने भी क्या किया? यूनिफाई करने की कोशिश की। अब नेशनलिस्ट दूसरे नेशनलिस्ट से मिल पाते थे, मद्रास के लोग साथ में बैठते, बॉम्बे के लोग साथ में बैठते, ठीक है, बंगाल के लोग साथ में बैठते और डिस्कशन करते। इसके लिए ये जो चीज है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही, ताकि हम जो है हमारे नेशनलिज्म को डेवलप कर पाए। आगे चलते हैं और समझते हैं वेस्टर्न एजुकेशन। अंग्रेज जो थे बहुत ही चालाक थे,
उनको ऐसा लगा कि इनको उतना ही एजुकेशन दो, उतना ही इंग्लिश एजुकेशन दो जिससे ये हमारी लिखाई पढ़ाई का काम कर पाए, ठीक है, उससे ज्यादा इनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। बट हम इंडियंस भी स्मार्ट हैं, जैसे जैसे पढ़ने लगे तो हमें लगा कि बाहर के देशों में तो इस तरीके के थॉट चल रहे हैं। और उसी के साथ साथ जो हमारे मॉडर्न नेशनलिस्ट थे जिन्होंने लीड किया अराउंड, मैं बोल सकता हूं 1905 से लेकर 1947 तक जो ग्रुप था, वो वेस्ट से एजुकेट होके आया था, वो वहां पे उन्होंने पढ़ाई की थी। आप जवाहरलाल नेहरू का एग्जाम्पल ले लीजिए, महात्मा गांधी का एग्जाम्पल ले लीजिए, और बहुत अलग अलग लीडर्स जो बाहर से पढ़ के आए थे। तो उन्होंने वहां पे देखा कि डेमोक्रेसी क्या है, अच्छा अच्छा ये यहाँ तो इस तरीके से अपने लोगों को ट्रीट करते हैं और इंडियंस में हमारे लोगों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने देखी कि इंडिया के अंदर तो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो ये सारी चीजों ने क्या किया, एक नेशनलिस्ट फीलिंग को डेवलप किया, और यही लीडर्स थे जिन्होंने आगे जाके हमारी लीडरशिप ली 1947 के दौरान। आगे चलते हैं और समझते हैं रोल ऑफ द प्रेस एंड द लिटरेचर। जितनी ज्यादा बात फैलेगी उतनी ज्यादा हमारे लिए अच्छी होगी। कोई भी चीज हो किसी भी तरीके की, जब तक वो पहुंचेगी नहीं सामने वाले पर्सन तक, तब तक उसका कोई यूज नहीं है। तो यहाँ पे हम ये चीज देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से वर्नेकुलर लैंग्वेज में, अब मैं अगर कोई चीज पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं हिंदी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, तो हिंदी जो भी जानता है चाहे उनकी एज कुछ भी हो वो उसे समझ सकता है। बट क्या ऐसा इंसान जो हिंदी ना जानता हो या कोई वर्नाकुलर लैंग्वेज जानता हो, जैसे राजस्थानी हो गई, गुजराती हो गई, मराठी हो गई, क्या वो इस कन्वर्सेशन को समझ पाएगा? नहीं। तो इसी तरीके से जब वर्नाकुलर लैंग्वेज में वो चीजें पब्लिश होने लग गई तो जन सामान्य तक वो चीजें पहुंचने लग गई। इससे भी जो है हमारा एक नेशनलिस्ट फीलिंग को डेवलपमेंट मिला। उसी के साथ साथ पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया जाता था कि ब्रिटिशर्स ये पॉलिसी लेके आए हैं, ये तो बहुत ज्यादा खराब है, तो इसे अपोज किया जाना चाहिए, और यूनिटी के लिए बोलने लग गए कि इंडियंस को जो है एक साथ आना चाहिए, इस चीज को अपोज करना चाहिए। ये सारी बात जो है प्रेस करने लग गई थी। आगे चलते हैं और जानते हैं रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट। अब इसे समझने की कोशिश करिएगा कि मैं किस तरीके से इसे आपको लेके जाऊंगा। तो पहली चीज तो ये समझिए कि कोई भी रूलर है वो ये बोलेगा कि आपका पास्ट सही था। ब्रिटिशर्स अगर ये बोल देते हैं कि इंडियंस का पास्ट काफी ज्यादा रिच था, तो इंडियंस के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाएगी। पर उनका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडियंस को दबाए रखना। तो इसलिए जरूरत यह थी कि हम हमारा जो नेशनलिस्ट पास्ट है, जिस तरीके का रिच पास्ट रहा है, उसे वापस क्या करें, रिवाइव करें। तो किस किसने हमारी हेल्प की? आरजी भंडारकर, आरएल मित्रा, स्वामी विवेकानंद, इन सब ने एक नया पर्सपेक्टिव दिया जो हम चीज देख पा रहे हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एक स्टोरी और बताना चाहूंगा कि किस तरीके से मोरल डेवलपमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके की स्ट्रगल में, ठीक है। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के ऊपर बहुत ही एक बढ़िया किताब लिखी जिसके अंदर उन्होंने पूरी राजस्थान की हिस्ट्री जो है सामने रखी। राजस्थान का एरिया जो था वो था प्रिंसली स्टेट्स का एरिया। वहां से कुछ ज्यादा डायरेक्ट अपराइजिंग नहीं हुई, वहां पे भी बहुत बढ़िया बढ़िया नेशनलिस्ट लीडर थे, बट डायरेक्ट किसी तरीके का विद्रोह नहीं हुआ। ये वो एरिया है जो मुगलों के सामने कभी शांत नहीं बैठा। समझने की कोशिश करिएगा। तो उस समय पे जो जेम्स टोड की किताब आई वो बंगाल पहुंची। किसी भी नेशनल स्ट्रगल के लिए, किसी भी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए हमें चाहिए होते हैं हीरोज, जिनकी तरफ हम देख पाएं, जिनसे हम इंस्पिरेशन डिराइव कर पाएं। तो जब ये बंगाल में पहुंची किताब, ठीक है, जेम्स टोड की, तब बहुत ज्यादा मोरल उन्होंने जो है अपलिफ्ट किया। उस किताब ने अपलिफ्ट किया किसका? नेशनलिस्ट मूवमेंट का। हम बोलते हैं कि बंगाल से जो है डेवलप हुआ है नेशनलिज्म, वो चीज सही भी है, बट इस तरीके की चीजें जो बाहर से आई, जैसे राजस्थान से ये बुक आई, वहां के हीरोज आए, तो उन्होंने मोरल अपलिफ्ट किया किसका? नेशनलिस्ट मूवमेंट का। इसी के साथ साथ एक और आपके साथ स्टोरी शेयर करने चाहूंगा। वो स्टोरी कुछ इस तरीके से है, वो आपको ये समझाती है कि किस तरीके से अंग्रेज जो है वो हमारी चीजें चुराते भी थे और उन्हें डिस्टॉर्ट भी करते थे, ठीक है। हमारी हिस्ट्री बताने की जगह क्या करते थे? उसे चुरा लेते थे। अब ये कहानी है कन्नौज के आसपास की। बदायूं एक गांव था, या बोल सकते हैं एक छोटा सा शहर था। वहां के राजा जी थे, राजा शेतराम जी, ठीक है। उनके कितने पुत्र थे? उनके 100 पुत्र थे, और उसमें से उनका 51वां पुत्र जन्म ले रहा था उस समय पे। और उस समय पे क्या हुआ कि कोई घड़ी तो हुआ नहीं करती थी। तो दाई माँ ने क्या किया, जब टाइम पूछने की बारी आई कि कौन से टाइम पे जन्म हुआ बच्चे का, जन्म कुंडली बनानी थी, तो क्या किया, एक लाइन खींच दी। जो सन की शैडो होती है, हम उससे क्या है टाइम का एक आकलन लगाते हैं। तो दाई माँ उस समय भूल गई, और उन्होंने क्या किया, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद ड्रॉ कर दी, क्योंकि डरते हुए ड्रॉ कर दी कि अगर राजा को बोलेंगे मैं तो भूल गई थी, तो राजा तो सर कलम कर देगा। तो उन्होंने क्या है 1 घंटे बाद उस लाइन को ड्रॉ कर दिया। राजा जी पहुंचे,
और पूछा पंडित जी से कि बताइए किस तरीके की घटना चल रही है, क्या भविष्य रहेगा। तो बोला बहुत ज्यादा मुश्किल है, अगर इस बच्चे का मुंह इसके पिताजी ने देख लिया तो उसके पिताजी की तुरंत डेथ हो जाएगी, तुरंत जो है उनकी डेथ हो जाएगी। तो राजा जी ने बोला हमारे कहाँ कमी आ रही है, हमारे पास तो है ऑलरेडी 50, 51वां नहीं देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बुलाया अपने एम्प्लॉयज को कि इधर आओ, बच्चे को उठाओ, मेरे सामने मत लेके आना, मैं शक्ल नहीं देखूंगा उसकी, वरना मैं चल बसूंगा, मेरे पीछे से उसको ले जाओ और क्या करो, जंगल में जाके उसे मार दो। तो अभी कैसे राजा का आदेश टाला जाए, बच्चे को लिया गया और बच्चे को बाहर ले गए, ठीक है, जंगल की तरफ लेके गए। एक दिन का बच्चा, इतना मासूम बच्चा कैसे मारा जाए। तो एम्प्लॉयज ने सोचा क्या करते हैं, इसे जंगल में छोड़ के चले जाते हैं, कोई ना कोई जंगली जानवर खा लेगा। अब उस दिन क्या हुआ, एक शेरनी के बच्चा पैदा हुआ और ये लुढ़कते लुढ़कते अपने हिसाब से इन्होंने जैसे ही थ्रो किया, वो लुढ़कते लुढ़कते शेरनी की गुफा में चला गया बच्चा। और शेरनी को लगा अब मेरे 2 बच्चे, मेरे कितने हैं, 2 बच्चे। और उसी समय पे वो उनके साथ पलने लगा, पलने बढ़ने लगा और काफी अच्छी तरीके से अपना जीवन जो है बिताने लगा। क्योंकि एक ह्यूमन एनवायरनमेंट इस तरीके से बन जाता है कि आपके आसपास जिस तरीके की कंडीशन होती है आप उससे अडेप्ट कर लेते हैं। तो वो बच्चा बड़ा होने लग गया। इसी के साथ साथ पाली, आपने राजस्थान में पाली एरिया जो है वहां पे पालीवाल ब्राह्मण्स हुआ करते थे। अब वो उनका जो कास्ट था वो ब्राह्मण्स था, बट वो ट्रेड करते थे, पेशा उनका व्यापार का था। तो पाली वाला इलाका जो है, उस तरफ का इलाका, वो पहले डेवलप नहीं था, पहले वहां पे जंगल हुआ करता था और काफी ज्यादा चोर लुटेरे वहां हुआ करते थे जो ट्रेडर्स को लूट लिया करते थे। अब व्यापार के हिसाब से ये एक दिन निकल रहे थे, तो वहां कन्नौज के पास में से निकले तो इन्होंने जंगल में देखा कि ऐसी घटना चल रही है, एक इंसानी बच्चा है जो शेरों के बच्चों को पीट रहा है और बहुत बुरी तरीके से पीट रहा है। ये गए कन्नौज के अंदर, बदायूं के अंदर, राजा जी को बताया शेतराम जी ऐसी ऐसी घटना चल रही है आपके राज्य में। शेतराम जी बोले ओहो, ऐसी सारी घटना चल रही है, मुझे तो मालूम ही नहीं। तो वहां से उनका एम्प्लॉय खड़ा हुआ, बोले राजा जी अगर आप मुझे माफ कर दो तो मैं आपको एक चीज बताऊं। बोले बताओ। बोले वो आपका ही बच्चा है और वो 51 नंबर वाला आपका बच्चा है। तो राजा जी का भी मन भरा है कि यार मेरा बच्चा है, राजा का बच्चा है, इस तरीके से जंगलों में भटक रहा है और इस तरीके से जंगली तरीके से रह रहा है। तो राजा जी ने बोला उसे लेके आओ। लाया गया, उन्हें प्रॉपरली बिठाया गया, उन्हें बताया गया कि इस तरीके से इंसान रहते हैं, आप उनके बच्चे नहीं हैं, आप हमारे बच्चे हैं, ठीक है। उसी समय पे पालीवाल जो ब्राह्मण्स थे वो वापस घूम के आए और दरबार में आके बैठे। बोले साहब ऐसी ऐसी घटना है, हमारे जो इलाका है वहां पे बहुत ज्यादा चोर लुटेरे हैं जो हमसे चीजें लूट लेते हैं। अब वहां एक राजा की जरूरत है और हम समय समय पे क्या देते रहेंगे, टैक्स देते रहेंगे। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ, मेरे 100 बच्चे हैं, किसी को भी ले जाओ। बोले 100 नहीं, मेरे को तो वही वाला चाहिए, ठीक। बोले कौन? बोले राव सिंहा, वो सिंह के साथ रहते थे इसलिए उनका नाम रखा गया राव सिंहा। बोले राव सिंहा को लेके जाएंगे। राव सिंहा को लेके गए और वो खेड़ के अंदर उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित करी पाली के आसपास और उस पूरे एरिया को उन्होंने सुरक्षित कर दिया। अब राव सिंहा जी जो हैं वही राठौड़ वंश के संस्थापक हैं। अगर किसी से ऐसा पूछा जाए राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है तो वो राव सिंहा जी ही थे। अब यहां पे कहानी आती है अंग्रेज वाली जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। तो अंग्रेज के अंदर एक अंग्रेज था जिसका नाम था रुडयार्ड किपलिंग, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। वो मेहरानगढ़ किला, जो जोधपुर का मेहरानगढ़ किला है, वहां पे रुका 3 साल। और जोधपुर जो है राठौड़ राजवंश के अंडर था। तो वहां पे कौन थे, वहां पे उनकी फोटो लगी हुई थी। तो पूछा ये कौन है, तो बोले ये हमारे राव सिंहा हैं और इनकी इस तरीके से हिस्ट्री रही है। तब उनको आइडिया आया और उन्होंने लिख दी जंगल बुक, जिसको नोबेल प्राइज भी मिला 1907 में। तो आप ये चीज समझिए कि किस तरीके से वो जो है हमारी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट तो करते ही थे, चुरा भी लेते थे। तो ये आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड। चलिए अब आगे चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ और अगला देखते हैं प्रोग्रेसिव कैरेक्टर ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। पहली चीज तो हम ये बोलें कि हम बिल्कुल ही अच्छे थे, हम में कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये चीज गलत है, क्योंकि परेशानी तो हम में भी थी। हम सती सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, ठीक है, हम चाइल्ड मैरिज को फॉलो कर रहे थे, हम विडो रीमैरिज नहीं होने दे रहे थे, दूध पीती वाला सिस्टम हमारे यहाँ था। तो प्रॉब्लम्स तो खूब सारी थी, तो उसको हमने क्या किया, धीरे धीरे हटा दिया था। उस समय तक पूरी नहीं हटी थी, बट हम आगे की तरफ तो एटलीस्ट बढ़े थे। अब इसमें नोट करने वाली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम वेस्टर्नाइजेशन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन की। हम चीजों को मॉडर्नाइज कर रहे थे यहाँ पे। वेस्टर्नाइज मतलब तो ये हो गया कि बाहर की चीजें लाए, ऐसे की ऐसी थोप दी, पर वो यहाँ पे नहीं है। आगे चलते हैं और समझते हैं इनकी रेशियल एरोगेंस ऑफ
ब्रिटिशर्स के बारे में। अब आपके साथ मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि जितने भी रूलर्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए, जिन्होंने बाहर से इन्वेड भी किया, कुछ हद तक उन्होंने क्या किया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कल्चर जो है वो अपने अंदर उतार लिया, वो असिमिलेट हो पाए। पर अंग्रेज जो है उन्होंने कभी भी अपने आप को असिमिलेट नहीं किया इंडियन कल्चर के साथ। उन्होंने हमेशा यही चीज दर्शाई कि हम आपसे सुपीरियर है, यू ब्लडी इंडियंस, ये उनके डायलॉग हुआ करते थे। वहां बाहर लिख दिया करते थे, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। अब जब इस तरीके का आप हमारे साथ ट्रीटमेंट करोगे तो इंडियंस तो यूनिफाई होने ही वाले हैं, इंडियन नेशनलिज्म फीलिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये एक चीजें थी। इसी के साथ साथ ग्रैंड दरबार ऑफ 1877, ये कब लगाया गया? जब फेमाइन चल रही थी, इंडियंस मर रहे थे। अब आप मुझे बताइए, कोई भी सही राजा होगा या सही रूलर होगा, वो इस समय पे कोई भी दरबार लगाएगा? पर इन्होंने लगाया। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट 1878, उसके थ्रू जो वर्नेकुलर प्रेस है उसे गैग करने की कोशिश की ताकि लोगों तक नेशनलिज्म की फीलिंग आगे ना पहुंचे। आर्म्स एक्ट 1878, आर्म्स के ऊपर कंट्रोल लगाए गए इंडियंस के ऊपर कि इंडियंस जो है एक लिमिटेड तरीके से और इस तरीके से ही आर्म्स रख सकते हैं। ये चीज यहाँ पे सामने रखी गई। तो आप ये चीज देख पाएंगे कि ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे इंडियन नेशनलिज्म डेवलप हुआ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर। Please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you very much.